बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज़ में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एनालिटिसिटी और इंटायर फंक्शंस के बारे में। तो चलें शुरू करते हैं। इससे पहले हमने लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ा है। तो डिफरेंशियबिलिटी का ताल्लुक एनालिटिसिटी से है, तो आप अगर वो समझना चाहते हैं तो पिछली वीडियो देख सकते हैं। एनालिटिसिटी एट अ पॉइंट। A complex function w equal to f of z is said to be analytic at a point z naught if f is differentiable at z naught and at every point in some neighborhood of z naught। तो एनालिटिक फंक्शन कौन सा होगा? एनालिटिक फंक्शन दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। एक, w इक्वल टू एफ ऑफ z, इसको हम एनालिटिक तब कहेंगे जब वो z naught पॉइंट पर डिफरेंशियबल हो, और दूसरा z naught पॉइंट के गिर्द एक नाइबरहुड में भी तमाम पॉइंट्स पर डिफरेंशियबल हो। यानी कि अगर कम्प्लेक्स प्लान है हमारे पास है, उसमें कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट हमने ले लिया, ये है z naught, तो अब हम कहेंगे कि ये फंक्शन f z naught पर एनालिटिक है अगर z naught के इर्द गिर्द एक नाइबरहुड में भी ये डिफरेंशियबल हो, z naught पर भी डिफरेंशियबल हो और इसके इर्द गिर्द नाइबरहुड में तमाम पॉइंट्स पर भी डिफरेंशियबल हो, तो तब हम कहेंगे कि ये फंक्शन f z naught पर डिफरेंशियबल है या एनालिटिक है। डिफरेंशियबल होगा तो हम एनालिटिक कहेंगे। A function f is analytic in a domain D if it is analytic at every point in T। अब इसी बात को हम डोमेन पे जब कहते हैं तो एक फंक्शन किसी डोमेन में एनालिटिक होगा जब वो डोमेन के हर पॉइंट पर एनालिटिक हो। जिस तरह ये ओपन, ये नाइबरहुड भी एक डोमेन है, हम इस तरह कहते हैं कि ये एक और डोमेन है। तो इसमें अगर हर पॉइंट पर, इस रेक्टेंगुलर के हर पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक हो तो हम कहेंगे कि इस डोमेन पर ये फंक्शन एनालिटिक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास होलोमॉर्फिक या रेगुलर। A function f that is analytic throughout a domain D is called holomorphic or regular। ये यही बात है, नाम जस्ट चेंज है कि अगर एक फंक्शन एनालिटिक हो किसी डोमेन में, किसी डोमेन के हर पॉइंट पर एनालिटिक हो, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन रेगुलर है इस डोमेन में। जिस तरह कि अगर ये डोमेन, या अगर हम कहें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर हम डोमेन कह दें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट डोमेन है और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक फंक्शन तमाम पॉइंट्स पर एनालिटिक है, तो हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन एफ रेगुलर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो रेगुलर का ताल्लुक डोमेन से, इसको हम होलोमॉर्फिक भी कहते हैं, रेगुलर को ही होलोमॉर्फिक भी कहते हैं। तो रेगुलर या होलोमॉर्फिक की आपको समझ आ गई होगी कि वो फंक्शन जो किसी डोमेन के तमाम पॉइंट्स पर एनालिटिक हो तो उसे हम रेगुलर कहते हैं। फिर नेक्स्ट है इंटायर फंक्शन। A function that is analytic at every point z in the complex plane is said to be an entire function। अब इंटायर फंक्शन कौन सा होता है? वो फंक्शन जो कम्प्लेक्स प्लेन के हर पॉइंट पर एनालिटिक हो। एनालिटिक का क्या मतलब कि डिफरेंशियबल हो किसी पॉइंट पर और उसके गिर्द नाइबरहुड में भी डिफरेंशियबल हो। ये ऊपर हमने एनालिटिसिटी की डेफिनेशन देखी है, यानी डिफरेंशियबल हो किसी एक पॉइंट पर और उसके गिर्द नाइबरहुड में भी डिफरेंशियबल हो। तो अब इंटायर फंक्शन कौन सा है कि कम्प्लेक्स प्लेन के तमाम पॉइंट्स पर फंक्शन एनालिटिक हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है? इंटायर फंक्शन। नाम से ही ज़ाहिर है इंटायर फंक्शन। तो इंटायर फंक्शन अब आपको भूलना नहीं चाहिए कि कम्प्लेक्स प्लेन के हर पॉइंट पर जो फंक्शन डिफरेंशियबल हो या सिंपली एनालिटिक हो तो उसे हम कहते हैं इंटायर फंक्शन। इसकी यहाँ पर एग्जांपल भी है, ए पोलिनोमियल फंक्शन इज एन इंटायर फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? इंटायर फंक्शन होता है, क्योंकि हम जानते हैं पोलिनोमियल हर जगह डिफरेंशियबल होता है। कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन ले लें, पोलिनोमियल कौन सा फंक्शन होता है? वो फंक्शन जिसमें वेरिएबल की पावर नेचुरल नंबर्स हो। जिस तरह के पोलिनोमियल फंक्शन, वो फंक्शन जिसमें वेरिएबल की पावर नेचुरल नंबर हो, z की पावर 3 - 2z प्लस 7z। अब यह क्या है? एक पोलिनोमियल फंक्शन है।
या इसको z की पावर 2 कर दें, तो ये 3 2 1 ये पावर क्या है, नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर मैं पावर में -3 कर दूं यहाँ पर, तो फिर ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल फंक्शन, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन ले लें आप, वो इंटायर फंक्शन होगा, वो कॉम्प्लेक्स प्लेन के हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है। इसके बाद एक दूसरी एग्जांपल है कि ए फंक्शन, रैशनल फंक्शन f of z equal to p of z by q of z, where p and q are polynomial function, is analytic in any domain that contains no point z naught for which q z naught equal to 0। अब रैशनल फंक्शन हम जानते हैं p बाई q की फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ p भी और q भी दोनों पोलिनोमियल फंक्शन हैं। तो ये कहाँ पर एनालिटिक होगा, ये उस डोमेन में एनालिटिक होगा जहाँ पर q ऑफ z नॉन ज़ीरो हो, कंटेंस नो पॉइंट जेड नाट, जिसमें कोई पॉइंट जेड नाट ऐसा शामिल ना हो कि क्यू जेड नाट इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, यानी डिवाइड वाली टर्म जहाँ पर ज़ीरो ना हो। अगर एक आपने डोमेन ली है जहाँ पर क्यू ऑफ जेड किसी खास पॉइंट पर उस डोमेन के ज़ीरो नहीं होता, तो फिर आप उस डोमेन को ले सकते हैं और कह सकते हैं कि ये रैशनल फंक्शन इस डोमेन में एनालिटिक है। लेकिन अगर किसी एक पॉइंट पे भी वो क्यू ऑफ जेड इक्वल टू ज़ीरो हो गया, तो फिर आपको वो पॉइंट उस डोमेन से एक्सक्लूड करना होगा, उसके अलावा डोमेन लेनी होगी। वो पॉइंट उस डोमेन में शामिल नहीं हो सकता जहाँ पर एफ ऑफ जेड एनालिटिक होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सिंगुलर पॉइंट क्या होता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, और इसका ताल्लुक भी एनालिटिसिटी से है। तो पहले हम सिंगुलर पॉइंट की डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। तो सिंगुलर पॉइंट क्या है? A point z at which a complex function w equal to f of z fails to be analytic is called a singular point of f। वो पॉइंट जहाँ पर f of z एनालिटिक नहीं रहता, fails to be analytic, वो पॉइंट जहाँ पर फंक्शन f of z, वो पॉइंट यहाँ पर हमने उस पॉइंट को z कहा है, अगर हमें कोई ऐसा पॉइंट z मिल जाए डोमेन में से जहाँ पर f of z एनालिटिक ना हो, तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? सिंगुलर पॉइंट। किसी फंक्शन के लिए एक से ज़्यादा सिंगुलर पॉइंट्स भी हो सकते हैं और एक सिंगुलर पॉइंट भी हो सकता है। तो इसके हम एक एग्जांपल देखते हैं कि सिंगुलर पॉइंट कैसे हो सकते हैं। एक फंक्शन लेते हैं जिसका सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट करता है, ताकि ये हमें एग्जांपल से और अच्छी तरह समझ आ जाए। तो फंक्शन है f ऑफ z इक्वल टू, रैशनल फंक्शन है 4z बाई जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2। अब इसमें आप देखें, ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है डिवाइड के, और डिवाइड के नीचे भी एक पॉलिनोमियल है। अगर हम डिवाइड के नीचे जो टर्म है इसको इक्वल टू ज़ीरो करें, यानी क्यू ऑफ जेड को जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 को इक्वल टू ज़ीरो करें, ताकि वो पॉइंट हम निकाल सकें जहाँ पर ये फंक्शन ज़ीरो होता है। तो हमें दो पॉइंट ऐसे मिलते हैं जिस पर कि क्यू ऑफ जेड इक्वल टू ज़ीरो हो जाए। तो पहला पॉइंट है 1 प्लस आयोटा। अगर 1 प्लस आयोटा इसमें पुट कर दें तो ये देखें क्या हो जाएगा। इसमें हम पुट करते हैं क्यू जेड की जगह 1 प्लस आयोटा, तो यहाँ पर होगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2, 1 प्लस आयोटा प्लस 2। इस फार्मूले को ओपन करें, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, प्लस 2ab 2 आयोटा हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर। फिर ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, -2 अंदर ब्रैकेट से, तो -2, फिर प्लस माइनस -2 आयोटा और प्लस 2। अब ये वाली टर्म, ये टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, तो पीछे रह जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर का मतलब 1 माइनस 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये दो कैंसिल, तो यह होगा 0। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट पर 1 प्लस आयोटा पॉइंट पर डिवाइड वाली टर्म 0 के बराबर हो जाती है। तो ये पॉइंट क्या होगा? 1 प्लस आयोटा इज सिंगुलर पॉइंट ऑफ एफ ऑफ जेड। इसी तरह हमारे पास एक और पॉइंट है 1 माइनस आयोटा। अब हम ये पॉइंट पुट करते हैं पी ऑफ जेड में। पी ऑफ जेड पहले लिख लेते हैं ए क्यूब ऑफ जेड, डिनोमिनेटर वाली टर्म क्यूब ऑफ जेड, जो कि है जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2।
तो इसमें पुट करते हैं 1 माइनस आयोटा। पहले हमने 1 प्लस आयोटा पुट किया, अब 1 माइनस आयोटा। 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर -2, 1 माइनस आयोटा +2। तो स्क्वायर ओपन करें, 1 का स्क्वायर 1, फिर 2ab -2 आयोटा और प्लस आयोटा का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, फिर ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें -2 को, तो -2 माइनस माइनस +2 आयोटा और फिर +2। तो अब देखें ये वाली टर्म, ये टर्म -2 +2 कैंसिल होंगे, तो ये 1 और ये प्लस आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर फिर -1 होता है, तो ये 1 -1 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा Q ऑफ Z इज इक्वल टू 0। यानी दो पॉइंट हमें ऐसे मिले हैं जहाँ पर फंक्शन एनालिटिक हम नहीं चेक कर सकते, फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो इनको हम डोमेन से एक्सक्लूड कर देंगे। अब जो भी डोमेन हम लेंगे, इसके अलावा तकरीबन, बल्कि इसके अलावा तमाम पॉइंट्स पर यह फंक्शन एनालिटिक है। तो जब भी हम डोमेन लेंगे इस फंक्शन की एफ ऑफ जेड की एनालिटिसिटी चेक करने के लिए, तो हम डोमेन ऐसी लेंगे जिसके अंदर ना 1 प्लस आयोटा शामिल हो और ना 1 माइनस आयोटा शामिल हो। तो इसको हम लिख लेते हैं, एफ ऑफ जेड इज डिसकंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस एट 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा। So these are singular points। तो ये दो जो पॉइंट्स हैं 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, इस पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है इन दोनों पर, तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे, सिंगुलर पॉइंट्स। तो इस वजह से सिंगुलर पॉइंट पर एनालिटिसिटी नहीं हम निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो हम डिफरेंशियबिलिटी चेक नहीं कर सकते, और डिफरेंशियबिलिटी नहीं चेक कर सकते तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो ये एक एग्जांपल थी कि ऐसा पॉइंट जहाँ पर फंक्शन एनालिटिक ना हो, डिफरेंशिएबल ना हो, तो उसको हम सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कि अगर दो फंक्शन एनालिटिक हों तो उनका सम, प्रोडक्ट, डिफरेंस या उनकी डिवीजन, क्या वो भी एनालिटिक होगी या नहीं। तो इसको भी देखते हैं, यहाँ वो रिजल्ट लिख लेते हैं। तो ये है एनालिटिसिटी ऑफ सम, प्रोडक्ट एंड कोशेंट। The sum f of z plus g of z, difference f of z minus g of z and product f of z g of z are analytic। अगर f of z और g of z दो एनालिटिक फंक्शन होंगे तो उनका सम, उनका डिफरेंस और उनका प्रोडक्ट भी एनालिटिक होगा। और जहाँ तक क्वेश्चन की बात है, तो द क्वेश्चन f of z by g of z is analytic provided g of z is not equal to 0 and d। z पॉइंट पर, जो डोमेन का कोई भी पॉइंट हो सकता है, ऐसा पॉइंट ना हो z के जहाँ पर g ऑफ z 0 के बराबर हो जाए। अगर ये 0 के बराबर हो गया तो फिर ये डिवाइड वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। इसलिए डोमेन कौन सी होनी चाहिए, जहाँ पर g ऑफ z नॉन जीरो हो, तब f ऑफ z डिवाइड बाई g ऑफ z एनालिटिक होगा। उसके बाद है डिफरेंशियबिलिटी एम्प्लाइज कंटिन्यूटी। ये कैलकुलस में भी आपने देखा होगा रियल फंक्शंस के लिए, तो यहाँ कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए भी ये अप्लाई होता है कि अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका मतलब है कि वो कंटिन्यूअस होगा। इफ़ f इज़ डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट z नॉट, अगर z नॉट पॉइंट पर एक फंक्शन f डिफरेंशिएबल है इन ए डोमेन, किसी डोमेन में, देन f इज़ कंटिन्यूअस एट z नॉट, तो हम कहेंगे कि फंक्शन z नॉट पर कंटिन्यूअस है। लेकिन इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ज़रूरी नहीं है कि एक फंक्शन z नॉट पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो तो वो z नॉट पॉइंट पर डिफरेंशिएबल भी होगा, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल होगा तो वो फिर कंटिन्यूअस ज़रूर होगा। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट रूल है हमारे पास, जिसे कहते हैं एल हॉपिटल्स रूल। एल हॉपिटल रूल क्या है? सपोज f एंड g आर फंक्शंस दैट आर एनालिटिक एट ए पॉइंट z नॉट। दो फंक्शन f और g एनालिटिक हैं z नॉट पॉइंट पर, एंड f z नॉट इक्वल टू 0,
जेड नॉट पॉइंट पर एफ फंक्शन भी ज़ीरो है और जी फंक्शन भी ज़ीरो है, जी जेड नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बट जी प्राइम ऑफ जेड नॉट इज़ नॉन ज़ीरो। अगर जी का डेरिवेटिव लें जेड नॉट पॉइंट पर तो वो ज़ीरो नहीं है। तो इस केस में हम लिमिट कैसे निकालेंगे? देन लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट f ऑफ z बाय g ऑफ z इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ z नॉट बाय g प्राइम ऑफ z नॉट। f का भी डेरिवेटिव लेंगे, g का भी डेरिवेटिव, और उसमें z नॉट पॉइंट पुट करेंगे तो वो इसके बराबर, इस लिमिट के बराबर होगा f ऑफ z बाय g ऑफ z के। डायरेक्ट इसमें क्यों नहीं पुट किया है? क्योंकि डिवाइड वाली टर्म ज़ीरो हो रही है, जी जेड नॉट ऊपर भी ज़ीरो है, ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म बन रही है, इसको अनडिफाइंड फॉर्म कह सकते हैं आप। तो ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म के लिए हम कौन से रूल यूज़ करते हैं? एल हॉपिटल रूल। इसी तरह इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन सब को इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। ज़ीरो बाय ज़ीरो हो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो, या इस तरह ज़ीरो बाय इन्फिनिटी या ज़ीरो मल्टीप्लाई इन्फिनिटी, इस तरह की जो भी फॉर्म्स बनती हैं, इन्फिनिटी मल्टीप्लाई इन्फिनिटी, ये सब इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इसके लिए यहाँ पर हम हमारे पास एक स्पेशल केस है ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म, तो वो फिर हम डेरिवेटिव से सॉल्व करते हैं कि डेरिवेटिव जी ऑफ जेड नॉट का नॉन ज़ीरो है, तो इसका मतलब वो ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म अब यहाँ पर नहीं बनेगी। तो इसको एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। एक एग्जांपल लिखते हैं एल हॉपिटल रूल के लिए, जिसमें हमारे पास ज़ीरो बाय ज़ीरो फॉर्म बने, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, लेकिन डेरिवेटिव से हम या एल हॉपिटल रूल का इस्तेमाल करते हुए हम उसको सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल है हमारे पास, कंप्यूट लिमिट z अप्रोचेस टू 2 प्लस आयोटा जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5 बाय z पावर 3 माइनस z माइनस 10 आयोटा। तो यहाँ पर आप देखें, अगर इसको इसके साथ कंपेयर करें तो z नॉट क्या है? 2 प्लस आयोटा, f ऑफ z ये ऊपर वाला फंक्शन और g ऑफ z डिवाइड वाला फंक्शन। तो हम इसको लिख लेते हैं अलग अलग, f ऑफ z इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5 और g ऑफ z इज इक्वल टू z पावर 3 माइनस z माइनस 10 आयोटा। अब हम इसमें चेक कर लेते हैं एक बार ये वैल्यू पुट करके कि क्या ये ज़ीरो के बराबर आता है। z की जगह हमने 2 प्लस आयोटा लिख ली है लिमिटिंग वैल्यू, तो जब पुट करेंगे तो 2 प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 4, 2 प्लस आयोटा प्लस 5, तो स्क्वायर ओपन करें, a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 2ab 2 2 ज़ार 4 आयोटा प्लस b का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर, फिर ये माइनस 4 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4 2 ज़ार 8 प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा प्लस 5। तो अब देखें यहाँ पर कोई कटिंग होती है तो हाँ ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी, और 4 प्लस 5 9, ये प्लस का 9 और माइनस का 8 प्लस का 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया? 1 माइनस 1 ज़ीरो। तो आप देखें एफ एट जेड नॉट क्या बन रहा है? ज़ीरो। यही एल हॉपिटल रूल में हमने देखा है कि एफ जेड नॉट क्या होना चाहिए? ज़ीरो। अगर एफ जेड नॉट ज़ीरो हो और साथ ही अब जी जेड नॉट भी देख लेते हैं क्या वो भी ज़ीरो है, तो जी फंक्शन के अंदर जेड की जगह पुट कर दें 2 प्लस आयोटा इक्वल टू, यहाँ पर होगा 2 प्लस आयोटा का क्यूब माइनस 2 प्लस आयोटा माइनस 10 आयोटा। तो यहाँ पर हम फार्मूला ओपन करते हैं, ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है? ए का स्क्वायर, ए का क्यूब, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8 प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। ये सारा फार्मूला ओपन हो गया है। उसके बाद -2 माइनस आयोटा और -10 आयोटा। तो अब देखें ये होगा 8 प्लस 12 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 होगा तो ये -6 हो जाएगा। फिर आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर और साथ आयोटा, फिर -2 माइनस आयोटा और 10 आयोटा दोनों माइनस के हैं तो 11 आयोटा एक साथ लिख लिया। अब मज़ीद क्या कर सकते हैं हम? ऐड -6 और -2, अब -6 -2 मिलकर -8 बन जाएंगे और ये +8 है। उसके बाद देखें
ये 12 आयोटा और ये -11 आयोटा, तो ये एक आयोटा रह गया। और इधर आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये माइनस और साथ आयोटा भी है माइनस आयोटा, तो आयोटा माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास एल ऑर्बिटल रूल में जो डेफिनेशन में कंडीशन है कि एफ जेड नाट भी 0 होना चाहिए, जी जेड नाट भी, तो वो दोनों तो हमने चेक कर लिया है कि ये एफ जेड नाट भी यानी 2 प्लस आयोटा पॉइंट पे एफ ऑफ जेड भी 0 है और जी ऑफ जेड भी 0 है। तो इसको हम डायरेक्टली लिमिट कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो अब हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल्स रूल्स के मुताबिक डेरिवेटिव लेंगे एफ ऑफ जेड का भी और जी ऑफ जेड का भी, और उसमें हम फिर ये लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर एक दफ़ा फिर लिख लेते हैं फंक्शन, ताकि सामने लिखा हो लिमिट z अप्रोचेस टू 2 प्लस आयोटा, डिवाइड के ऊपर है जेड स्क्वायर -4z प्लस 5 और डिवाइड में है z⁻³ z -10 आयोटा। तो हमने देखा है कि जब ये वैल्यू हमने अलग-अलग पुट की है इनमें, तो ये क्या आ रहे थे, 0 बन रहे थे। अब हम डेरिवेटिव लेते हैं एफ प्राइम ऑफ जेड। ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर सामने, पावर में से एक कम, और आगे 4z का डेरिवेटिव जस्ट -4, z का डेरिवेटिव z की पावर 0 हो जाएगा, तो वो जस्ट 1, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो यही डेरिवेटिव आ जाएगा। अब इसमें इसको इसी तरह लिख लें, जी ऑफ जेड का डेरिवेटिव निकाल लें। इसमें पावर सामने पावर 3 है, पावर में से एक कम, 3 - 1 2, और z का डेरिवेटिव 1, तो ये -1, आगे -10 आयोटा, ये कांस्टेंट है सारा, तो ये 0 हो जाएगा, तो हम वो नहीं लिखते। तो अब जब हम लिमिट लेंगे तो वो क्या होगी, लिमिट z अप्रोचेस टू 2 प्लस आयोटा जेड स्क्वायर -4z प्लस 5 डिवाइड बाय z की पावर 3 z -10 आयोटा बराबर होगा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ 2 प्लस आयोटा। इधर हम डेरिवेटिव लिखेंगे एफ ऑफ जेड का डेरिवेटिव डिवाइड बाय जी ऑफ जेड का डेरिवेटिव, तो ये क्या बन जाएगा, ये होगा जब z वो पुट करेंगे तो 2z की जगह 2 प्लस आयोटा -4 डिवाइड बाय 3 2 प्लस आयोटा का स्क्वायर -1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 2s आर 4 प्लस 2 आयोटा -4 होल डिवाइड बाय 3 2 प्लस आयोटा का स्क्वायर, फार्मूला ओपन करेंगे तो 2 2s आर 4 प्लस 2 2s आर 4 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर -1। तो अब होगा ये ऊपर ये दोनों कैंसिल, 2 आयोटा, और डिवाइड में क्या होगा, 3 4s आर 12 प्लस 4 3s आर, ये 3 4s आर 12 आयोटा, और प्लस ये आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये 3 डायरेक्टली मैं लिख लेता हूँ -3 हो जाएगा, और बाहर -1, तो हम लिखेंगे इसको 2 आयोटा बाय 12 -3 -1 12 -4 8 प्लस 12 आयोटा। ठीक है, तो इसको मज़ीद अगर आप नीचे से 2 कामन ले लें, दोनों में से 2 कामन निकल सकता है, 2 कामन ले लें तो रह जाएगा 4 प्लस 6 आयोटा, ये 2 2 से कैंसिल, आयोटा बाय 4 प्लस 6 आयोटा। अब इसके बाद अगर आप इसको थोड़ा सा रेशनलाइज कर दें तो वो बेहतर होगा। अगर आप इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये किस तरह होगा, आयोटा बाय 4 प्लस 6 आयोटा मल्टीप्लाई 4 माइनस 6 आयोटा बाय 4 माइनस 6 आयोटा। अब ऊपर वाले टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, आयोटा टाइम्स 4 माइनस 6 आयोटा, और डिवाइड में ये फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसको हम लिख लेंगे, ऊपर वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आयोटा फिर -6 आयोटा स्क्वायर होल डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर 16 -6 आयोटा का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 और 7 आयोटा स्क्वायर। तो ये होगा 4 आयोटा -6 और आयोटा का स्क्वायर कितना होगा -1, तो इसको प्लस कर देगा +6 बाय 16 माइनस आयोटा का स्क्वायर यहाँ भी प्लस हो जाएगा
-1 तो माइनस माइनस प्लस 36। अब इन दोनों को ऐड कर दें तो ऊपर वालों को हम तरतीब से लिख लेते हैं। 6 प्लस 4 आयोटा और नीचे कितना बनेगा 36, ये 52 हो जाएगा। मज़ीद इसको हम लिख सकते हैं 6 प्लस 4 आयोटा और नीचे से, बल्कि ऊपर भी कॉमन ले सकते हैं, नीचे हम लिख सकते हैं 226 और ऊपर 2 कॉमन ले लें ताकि इनकी कटिंग कर लें तो 3 प्लस 2 आयोटा बाय 226, 2 से कैंसिल। अब 3 बाय, अब अलग-अलग करके लिखना है, 3 बाय 26 प्लस 2 बाय 26 आयोटा। यहाँ तक भी ठीक है। और अगर आप यहाँ पर कटिंग करना चाहें तो ये कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 13 टाइम 26, तो ये हो जाएगा 3 बाय 26 प्लस 1 बाय 13 आयोटा। तो इस तरह आप लिमिट निकाल सकते हैं। हमने देखा है कि जब हम डायरेक्टली लिमिट निकाल रहे थे तो वो अनडिफाइंड केस इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही थी 0 बाय 0, लेकिन जब हमने फंक्शन का डेरिवेटिव लिया है ऊपर भी और नीचे भी और तब हमने वैल्यू पुट की है तो तब हमारे पास एक फिक्स आंसर आ रहा है। तो इस तरह आप किसी भी क्वेश्चन में देखें, अगर आप इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है तो उसको आप डेरिवेटिव के ज़रिए इस तरह एल हॉपिटल्स रूल लगाते हुए सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ तक की काफ़ी है। तो आज के लेक्चर में हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े हैं, एनालिटिसिटी पढ़ी है, उसके बाद रेगुलर फंक्शन के बारे में पढ़ा है, एंटायर फंक्शन के बारे में पढ़ा है, इसके अलावा एल हॉपिटल रूल पढ़ा है, और हमने देखा है कि एनालिटिक फंक्शन का सम, प्रोडक्ट, डिफरेंस और कोशेंट क्या वो भी एनालिटिक होता है या नहीं। और आखिर में हमने ये एक एग्जांपल भी सॉल्व की है एल हॉपिटल रूल पर। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद भी इस तरह अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।